अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। इससे पहले कि मैं आपको कहानी सुनाऊं, आपसे शुरू में रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह आप लोग वीडियो को लाइक करते होते हैं, इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जो MMTV की हमारी एक फैमिली है इसमें इजाफा हो सके। मुझे लाइव शो के कमेंट्स में एक सजेशन दी गई जो मुझे भी अच्छी लगी, और उससे पहले मैं ख़ुद भी सोच रहा था कि इस पे काम करूं, कि बैकग्राउंड में अपना टोटल चेंज कर दूं और उसके अंदर जो तस्वीरें चल रही हों या वीडियो चल रही हों एक खौफनाक तस्वीरें हों, डार्क सा माहौल हो, जो फुल लाइट होती है। अभी शुरू में भी आपको ज़रा अंदाज़ा होगा आज लाइट कम है, तो एक ऐसा माहौल बना के आप बैठें जो ज़रा डार्क किस्म का माहौल हो, खौफनाक किस्म का माहौल हो, और उसमें आप कहानी सुनाएं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फ़िलहाल तो मैं उस तरह की लाइटिंग नहीं कर सका, लेकिन आज एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं कहानी एडवांस में रिकॉर्ड करता हूं, बहुत एडवांस में ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैंने आगे ट्रैवल करना है, तो मैं मुसलसल कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो जब भी आप कहानी देखेंगे तो उसके बाद हो सकता है फिर से नॉर्मल में वीडियो आपको देखने को मिले, क्योंकि पहले मैं आपका फ़ीडबैक पढ़ूंगा, आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की ही पसंद को सामने रख के मैं वीडियो को बनाता हूं। तो फिर मैं आपका जब फ़ीडबैक पढ़ लूँगा तो हो सकता है मुस्तकिल फिर इस तरह की मैं लाइटिंग करूँ, जिसमें बैकग्राउंड जहाँ मैं जिस तरह बैठा तो इसी जगह पे होऊंगा, लेकिन सब कुछ चेंज हो जाएगा, और उम्मीद है वो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों की ख्वाहिश पे इस वक्त रात के टाइम हो रहा है 2 बज के, मैं आपको यहाँ पे तो 40 मिनट नज़र नहीं आएंगे इस घड़ी पे, इस मोबाइल में आपको दिखा देता हूँ, रात के 2:40 हो रहे हैं। तो मैंने आज कोशिश की है स्टोरी को रिकॉर्ड भी रात को करता हूँ। पहले मैं बाहर गया कि बाहर बैठ के रिकॉर्ड करता हूँ, बाहर एक अजीब सा समा है, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, साइलेंट्स आवर होते हैं, तो साइलेंट खामोशी रहनी होती है। तो उसके लिए फिर मैंने एक जो एहतमाम किया है वो यही है कि मैं घुप अंधेरे में आ गया हूँ। शायद मेरे कानों को इस वक्त अगर आवाज़ आ रही है तो पूरे घर के अंदर वो जो AC चल रहा होता है उसका कुछ शोर है, थोड़ा सा आपको सुनाई दे तो दे। सेंट्रल AC होता है तो ऊपर छतों से वो सारा निकल रहा होता है, उसी की एक आवाज़ है। वरना शायद एक सुई भी मैं नीचे गिराऊं तो उसकी भी आवाज़ आएगी। और इस तरह जब मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ, यकीन मानिए फीलिंग भी इंसान की बदल जाती है, क्योंकि रात के 2:40 हो गए हैं। तो आगे आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के बैकग्राउंड और कहानी का माहौल ऐसा खौफनाक बनाऊं कि आपको पसंद है। आज की कहानी मुझे भेजी है सदाम हुसैन, उनका नाम है। पेशावर से उनका ताल्लुक़ है, और वो कहते हैं मतलब भी जब आपके बिल्कुल शुरू के ना होने के बराबर MMTV पे सब्सक्राइबर थे, तो तब मैंने आपको सब्सक्राइब किया था, क्योंकि मैं आपको रोही TV से जानता हूँ। रोही TV पे आपके शो देखता था, और जब आपने MMTV स्टार्ट किया तो मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जिन्होंने बिल्कुल शुरू में आपको ज्वाइन किया, और आज तक आपकी कहानी को सुनते हैं, बेइंतहा कहानी की तारीफ़ की, और यहाँ तक लिखा वॉइस मैसेज किया कि मैं जब काम कर रहा होता हूँ तो बस कानों में हेडफोन होते हैं और काम का पता ही नहीं लगता। यकीन मानिए एक तरह से उन्होंने कसम उठा ली कि ऐसी ज़िंदगी की आदत बन चुकी है कि काम में मज़ा आने लग गया है आपकी स्टोरी सुनते हुए। तो सदाम भाई, ये आपकी स्टोरी, इनका नाम ये रियल है सदाम हुसैन, पेशावर से ताल्लुक़ है। वालिद साहब का नाम मैं फ़र्ज़ी करने जा रहा हूँ, ग़ुलाम मजीद। वो कहते हैं कि मेरे वालिद साहब फ़ौज के एक इदारे में मुलाजमत करते रहे हैं। फ़ौज के कर्नल साहब थे, उनके साथ उनकी ड्यूटी होती थी। कर्नल साहब ने गाड़ी पे कहीं पे भी जाना होता था तो मेरे वालिद साहब उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते, उस गाड़ी के ड्राइवर थे। कुछ ड्यूटी टाइमिंग ऐसे होते हैं जिसमें पता होता है कि आप इस वक्त गए हैं, इस वक्त वापस आ गए हैं, लेकिन ये जो फ़ौज की नौकरी होती है इसमें बाज़-औक़ात आप एक हफ़्ता घर वापस नहीं आते। जहाँ वो कर्नल साहब जा रहे हैं आप भी उनके साथ हैं। वालिद साहब
बहुत ही सादा तबीयत के बंदे, लेकिन हमेशा सफ़ेद शलवार कमीज़ ही पहनते थे। उस दौर की कहानी है जब वो ख़ुद सद्दाम हुसैन तकरीबन 10-12 साल के थे, यानी 8-9 साल बनते हैं, 8-9 साल के थे। वहीं पे वाले साहब ने फैमिली से कहा कि आप लोग उन क्वार्टर में क्यों नहीं आके रहते मेरे साथ। पेशावर में उनका अपना घर था जो उनको फ़ौज की तरफ से मिला हुआ था, तो मैं वहाँ पे अकेला रहता हूँ, वहाँ पे कोई भी नहीं होता, तो आप लोग भी सारे वहीं पे आ जाएं। अब उनकी फैमिली, जिसमें एक बेटा और 5 बेटियाँ थीं, उस वक्त तक एक बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी, अब घर में 3 बड़ी बेटियाँ, उसके बाद चौथे नंबर पे एक बेटा और सबसे आखिर में एक छोटी बेटी। जब वालिद साहब ने ऐसा कहा तो वालिदा ने कहा ठीक है, हम आपके पास वहीं क्वार्टर में ही आके रहते हैं। हम जब उन क्वार्टरों में पहुंचे तो ये इस अंदाज में क्वार्टर बने हुए थे कि दीवार के साथ दीवार जुड़ी हुई थी, बिल्कुल लाइन में ये क्वार्टर बने हुए थे। पीछे एक दीवार थी, सामने एक गली सी बनी हुई थी, और हमें जिस क्वार्टर में जाके रिहाइश इख्तियार करनी थी, सबसे लास्ट में जो क्वार्टर बना हुआ था उससे एक पहले वाला क्वार्टर, यानी सेकंड लास्ट, क्योंकि जो लास्ट में क्वार्टर था वो खंडर बन चुका था। ऐसा खंडर जिसमें झाड़ियां उग चुकी थीं, जिसमें छतें उसकी गिर गई थीं, दरवाजे उसके टूटे हुए थे, दीवारें अभी भी मौजूद थीं, लेकिन उसी खंडर के साथ बिल्कुल ही दूसरा जो क्वार्टर था वो हमारा था। 2 कमरों पे ये मुश्तमिल था। वालिद साहब के पास जो ज़ाती सवारी उस वक्त थी वो साइकिल थी। अपने किसी काम से आना जाना होता या घर से उस क्वार्टर से निकल के कर्नल साहब की तरफ जाना होता तो अपने साइकिल पे जाते, वहाँ अपना साइकिल खड़ा करते और गाड़ी में सवार होते और ड्राइवर की हैसियत से उनको जहाँ लेके जाना होता वो उनके साथ मौजूद होते। हम लोग भी इस घर में आके बहुत खुश थे। छोटा सा घर था, लेकिन वालिदैन ने तरबियत इस तरह की थी, हर हाल में हम खुश रहने वाले लोग थे। जो हमारे बिल्कुल साथ क्वार्टर था, जो टूटा फूटा खंडर बना हुआ था, उसके अंदर एक कुआं भी मौजूद था जो अब बंद तो हो चुका था, लेकिन अभी भी उसके आसार क्लियर नज़र आते थे कि किसी वक्त में ये इस्तेमाल के काबिल था, लेकिन बाद में उसको शायद बंद किया गया इस अंदाज में कि उसके अंदर कूड़ा करकट डाला गया। कूड़ा करकट डालते 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 उसको टोटली बंद कर दिया गया। हम लोग जब इस क्वार्टर में शिफ्ट हुए थे तो ये सर्दियों के दिन थे, क्योंकि वालिद साहब यहाँ पे पहले से ही रह रहे थे, तो उस लाइन के अंदर बने हुए जितने भी क्वार्टर थे सब के सब आबाद थे, सब वहाँ पे अपनी फैमिलियों के साथ रहते थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो अकेले भी रह रहे थे, जैसे हमारे वालिद साहब पहले अकेले रहते रहे थे, लेकिन बाद में हम लोग वहाँ आ गए तो अब उनकी फैमिली भी वहाँ पे शिफ्ट हो चुकी थी। सबके साथ उनकी बहुत अच्छी दुआ सलाम थी, और वैसे भी फ़ौज के ही तमाम लोग थे। फ़ौज का असूल यही होता है कि जब तक आप मुलाजमत करते हैं तो मुलाजमत के दौरान आप उन घरों में रह सकते हैं। जैसे ही आप मुलाजमत से रिटायर होते हैं तो आपको वो घर छोड़ना पड़ जाता है। तो ये जितने भी लाइन में बने हुए क्वार्टर थे, यहाँ पे फैमिलियों का आना जाना लगा रहता था। किसी की पोस्टिंग किसी और जगह पे हो गई है तो वो वहाँ से चले जाते थे। तो इसी तरह जितने भी लोग थे सब एक दूसरे से रेस्पेक्ट से, प्यार से और दुआ सलाम करके मिलते थे। लेकिन वालिद साहब का टाइम बहुत कम होता था कि वो लोगों से बैठें, गपशप मारें, इसलिए वो सुबह जॉब पे गए और रात को वापस आते, थके हारे आते ही सिर्फ अपनी वर्दी उतारते, सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनते और सो जाते। सद्दाम कहते हैं हमेशा वालिद साहब की जो आदत रही है, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, वो कमीज़ उतार के सोते हैं, और मेरी भी आदत उन्हीं पे गई है। सच पूछें तो मेरी, यानी मैं मज़हर मलिक की आदत भी हमेशा से बचपन में ऐसी है, चाहे जितनी भी शदीद तरीन सर्दी हो या कुछ भी हो, मैं कमीज़ या शर्ट पहन के नहीं सो सकता। स्लीपिंग ड्रेस तो मेरा होता है, बट सोते हुए मैं उसको उतार देता हूँ, यानी जस्ट ट्राउज़र या शॉर्ट्स होंगे, मैं अपर बॉडी पे कमीज़ या शर्ट कुछ भी नहीं पहन सकता।
उसके बगैर मुझे नींद नहीं आती। अगर मैंने कमीज़ पहना होगा तो मैं कंफर्टेबल नहीं सो सकता। हाँ, उठना होता है तो फौरी तौर पे गाउन आप पहन लेते हैं। अब हम जब सर्दियों में वहाँ पे पहुँचे तो माह रमज़ान आ चुका था और आज पहला रोज़ा रखना था। मेरी अम्मी अलार्म लगा के जिस तरह सो जाते हैं, अम्मी सो गईं। उस दौर में अलार्म भी बड़े बड़े होते थे, ये घड़ियों वाले नहीं होते थे, बड़े बड़े टाइम पीस उनको बोलते थे, उनके अंदर अलार्म होता था, टन 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 टन, वो बड़े तेज़ बजते थे। अम्मी उठी हैं, अब उन्होंने उठना था, सहरी तैयार करनी थी, सबको रोज़ा रखवाना था और उसके बाद नमाज वगैरह पढ़नी थी। वो उठ के बाहर आई हैं तो उनकी निगाह पड़ी है, वालिद साहब वज़ू कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही सामने देखा, वहाँ पे एक बाल्टी रखी होती थी बाहर, उसके साथ एक मग्गा होता था, तो वो बाल्टी से, मग्गे से पानी निकाल के वो वज़ू किया करते थे। बाकी लोग भी ऐसे ही वज़ू करते थे। तो वाले साहब का मुंह जो दूसरी तरफ था और वो मग्गे से बाकायदा अपना वज़ू कर रहे थे। वालदा ने देखा तो समझ गई कि मुझसे पहले जाग गए हैं, यकीनन उन्हें इबादत करनी होगी। माह रमज़ान का आज पहला रोज़ा है, बहुत सारे लोग बहुत पहले जाग जाते हैं, वज़ू करते हैं और कुरान मजीद की तिलावत करने में लग जाते हैं, सहरी करते हैं, उसके बाद नमाज का इंतज़ार करते हैं और जो भी टाइम उसके बीच में बचता है तो वो तिलावत है कुरान मजीद करते हैं। तो वालदा समझ गई जल्दी उठने का उनका मकसद भी यही होगा, वो इबादत करेंगे। बरकतों वाला महीना आया है, माह रमज़ान। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, ये जब तक वज़ू करके इबादत करें, मैं सहरी तैयार करती हूँ। वो सहरी तैयार करने में लग गई। जब सहरी तैयार हो गई, उन्होंने कहा मैं बाकी बच्चों को जाके अब उठा लूँ, ये तो ऑलरेडी उठे हुए हैं, इबादत कर रहे होंगे, तो मैं बाकियों को उठा लूँ और बच्चे सहरी करें। इस कमरे में हम लोग सोए हुए थे, वालदा वहाँ दाखिल हुई और सबको जगाया कि उठ जाओ, सहरी तैयार हो गई है, सहरी कर लो। और साथ वाले कमरे में जो वालिद और वालदा का कमरा था, वो किसी काम से अंदर दाखिल हुई है तो देखा वालिद साहब सो चुके थे। वो चलती हुई उनके बिस्तर पे गई हैं और उनको हिलाया है और कहा आप फिर से सो गए हैं, उठ जाइए, सहरी का टाइम हो गया है। तो वालिद साहब ऐसी गहरी नींद में शायद दोबारा सोए थे कि आंख मलते हुए बोले क्या हुआ है? तो वालदा बोली मैं कह रही हूँ आप तो इबादत कर रहे थे, फिर आके आप लेट गए हैं। उन्होंने कहा इबादत कर रहा था, क्या मतलब? उन्होंने कहा वो आप वज़ू कर रहे थे ना, जब वज़ू कर रहे थे तो मैं समझ गई आपने इबादत करनी होगी, चलें आप इबादत कर लें, मैं आपको बाद में कहूँगा आके आप सहरी कर लें, तो आप आके लेट के हैं। तो तब वाले साहब को समझ आई। उन्होंने कहा तुम कह रही हो कि मैं वज़ू कर रहा था और अब मैं आके लेट के आऊँ, यही? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा अल्लाह की बंदी, मैंने देखा है कमीज़ नहीं पहनी हुई, मैं तो रात का आके जो सोया हूँ अभी तक उठा ही नहीं हूँ, मैं तो बिस्तर में ही हूँ। अगर मैंने इबादत ही कर रहा होता और आके वक्ती तौर पे लेटना होता तो कमीज़ ना उतारता, कमीज़ पहन के रखता। कमीज़ उस वक्त मैं उतारता हूँ तो मैंने गहरी नींद सोना हो, तो मैं तो उठा ही नहीं, तुमने किसको देखा है? तो मेरी वालदा चौंकी और बोली नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने आप ही थे, वहाँ उस जगह पे बैठे हुए थे, बाल्टी से आप मग्गा से पानी भर रहे थे और बाकायदा वज़ू कर रहे थे, मेरा वहम कैसे हो सकता है? हाँ ठीक है, मैंने आपका मुंह नहीं देखा, कदो कामत, बिल्कुल जिसामत आपकी वही सफ़ेद शलवार कमीज जो आपने पहनी हुई है, वही सब कुछ पहना हुआ था। जिस तरह आपके पीछे से बाल हैं वही आपका स्टाइल, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? वालदा उलझ गई कि आप मुझे मतलब समझ नहीं आ रही, आप को ही मैंने देखा है और मेरी आंखें कैसे धोखा खा सकती हैं, मेरा वहम नहीं हो सकता, आप बैठे हुए थे। वाले साहब एकदम उठे हैं, कहते हैं आओ मेरे साथ। वाले साहब उसको लेके आए हैं, कहते कहाँ मैं बैठा हुआ था? वाले साहब ने, वालदा ने कहा ये देखें इस जगह पे, बच्चों को तो मैंने अभी भी उठाया, बच्चे तो उठे भी नहीं है, बच्चों को मैंने उठाया वो अभी उठ ही रहे होंगे, तो मैं आपके पास आ गई हूँ, काम से आई हूँ कमरे में, तो आप आगे लेटे हुए थे। तो वाले साहब ने उस वक्त जब नीचे देखा तो बाकायदा, उस वक्त सर्दियाँ थीं, पानी इस तरह जल्दी खुश्क नहीं होता, गर्मियों में जल्दी खुश्क हो जाता है, तो नीचे फर्श पे इस अंदाज में पानी बिखरा हुआ था जिससे जैसे अभी अभी किसी ने वज़ू किया हो और पानी गिराया हो। वालदा कहती है ये देखिए। तो वालिद भी चौंके, हाँ ये तो ऐसे है जैसे अभी अभी किसने वज़ू किया हो,
पानी है फर्श के ऊपर। तो वालदा कहती है यही तो मैं कह रही हूँ आपने किया है। यही कोई आधा घंटा पौना घंटा पहले जब मैं सहरी तैयार कर रही थी, सालन तो रात का तैयार था, रोटियां ही पका रही थी मैं और आप वज़ू कर रहे थे। तो वालिद साहब भी देख के चौंके और कहे मैं आया नहीं हूँ, यहाँ वज़ू के निशानात हैं, पानी पड़ा हुआ है, वाकई ये फ़र्श गीला है वरना फ़र्श को खुश्क होना चाहिए था। वालिद साहब उठे हैं और उठ के घर के अंदर ढूंढना शुरू कर दिया है। वालदा समझ गई हैं कि कोई घर में घुस आया है, क्योंकि वालिद साहब को भी लग गया था कि बीवी की ये वहम वाली कैफियत नहीं है। उन्होंने वाकई किसी को देखा है। पूरी वो निशानियां बता रही थी, सफ़ेद शलवार कमीज़, सारा हुलिया उन्होंने बता दिया था। और वो कोई बिल्कुल शौहर की ही जिसामत का बंदा था, पीछे से बाल भी वैसे थे और वो बैठा वज़ू कर रहा था। वो शौहर समझी। अब अगर कोई बंदा रात के टाइम घर में घुस आया था तो एक खौफ वाली थी। उन्होंने घर के अंदर उसको ढूंढना शुरू कर दिया। जब घर के अंदर देख लिया तो वो फौज में थे, उनके पास बड़ी तेज किस्म की टॉर्च थी। उन्होंने अपनी वो टॉर्च उठाई और उसी लम्हे वो उस खंडर वाले साथ वाले घर में चले गए कि कहीं यहाँ पे तो वो छुप नहीं गया जो भी इस वक्त रात को हमारे घर आया। वालदा बेगम को लगा शायद वज़ू कर रहा है, पता नहीं वो क्या कर रहा था, मुझे उसको तलाश करना चाहिए। तो उस खंडर टूटे हुए घर के उसको अंदर उसको अच्छी तरह देखते रहे, लेकिन वहाँ पे भी कोई मौजूद नहीं था। वहाँ पे रात के टाइम वो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ एक खौफनाक मंजर पेश कर रही थी उस घर की अंधेरे के अंदर। जब कभी भी इससे पहले वालिद या वालदा रात के टाइम उसके अंदर कोई भी नहीं गया था, और ये एक सहरी का टाइम था जिस वक्त घुप अंधेरा होता है सर्दियों की रात में, वैसे ही ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो वो जो एक टूटा फूटा मकान था इस वक्त रात को बहुत ही खौफनाक लग रहा था, बहुत ही खौफनाक। जब सारा देख लिया वहाँ पे भी कोई नहीं था। ये एक ऐसा टूटा फूटा मकान था। मैंने इस तरह की एक इन्वेस्टिगेशन भी की थी। हमने एक इसी तरह के क्वार्टर बने हुए थे सरकारी, बहुत पुराने, जिसके अंदर काला जादू हुआ था। नीचे तावीज़ जलाए गए थे, पुतले पड़े हुए थे, पुतले के अंदर सोयां चुभी हुई थी। दरवाज़ा खोला था तो कोई एकदम बैठा था जो एकदम से गायब हो गया था, वो रिकॉर्ड हुआ था। और वहाँ पे एकदम से आग लग गई थी। वो जो पुतला था, जादू वाला पुतला, वो चलता हुआ आगे चला गया था और बाद में उसको एकदम से आग लग गई थी। अगर आप लोगों को याद हो, ये मैंने इस तरह का शो भी किया था। ये बहुत भयानक होते हैं, इसमें जादू टोना, ये वो लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। इसी तरह का ही वो कहते हैं क्वार्टर था टूटा फूटा। जब वालिद ने अच्छी तरीके देख लिया अंदर कोई नहीं था तो वो परेशान होकर अंदर आ गए। सहरी की गई, नमाज पढ़ी गई और उसके बाद वालिद साहब इंतज़ार करने लगे कि सुबह हो तो बाकी क्वार्टर वालों से पूछ सकूं कि माजरा क्या है, क्या किसी के घर में पानी नहीं था, उनमें से कोई दाखिल हुआ है या क्या हुआ है। जब सुबह हुई और सब आए तो वालिद साहब उनसे मिलते गए और उनसे पूछते गए कि क्या आप में से भी किसी को पानी की ज़रूरत थी, मेरे घर कोई आया था। वो कहे नहीं। ऐसे पूछते पूछते बात करते करते एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई और उनसे कहा क्या आप जानते हैं कोई ऐसा शख्स जो ऐसे आया हो, रात ये माजरा हुआ है। उन्होंने कहा पूरी कहानी बताओ। वाले साहब ने पूरा वाक़या बताया कि कैसे मेरी बेगम ने इस अंदाज में देखा है। तो उसके बाद वो बोले बैठो मेरे साथ। वो बैठ के वाले साहब तो बोले जिस घर में तुम रहते हो इसके साथ जो टूटा हुआ घर है ये एक फलां शख्स का था, ये भी फौज में था, लेकिन बहुत अरसा पहले एक लड़ाई में ये शहीद हो गया था। बहुत ही नेक, इबादत गुजार, तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला ये शख्स था, बहुत ही नेक शख्स। लेकिन जिस अंदाज में इसको शहीद किया गया तो इसके जिस्म खाकी को, मुर्दा वजूद को इसी कुएं के अंदर जो तुम्हारे घर के साथ टूटे हुए खंडर के अंदर है, उसी कुएं के अंदर उसके वजूद को फेंक दिया गया था और उस वक्त इस बात को छुपा दिया गया था। वक्त के साथ साथ उस कुएं को ये लोग भरते रहे। अब कुएं की ज़रूरत नहीं थी तो कुएं के अंदर कूड़ा क्रिकेट चीज़ें भरते रहे। बहुत बाद में आके पता लगा कि वो जो शहीद हुआ था उसका वजूद उस कुएं के अंदर दफन कर दिया गया है। लेकिन अब कुआं बंद हो चुका था, उसका कुछ भी नहीं हो सकता था। और शहीद हमेशा ही जिंदा होते हैं। तुम्हारे घर में जो आया है, जो जिसामत और जो हुलिया और जो तुम सब कुछ बता रहे हो, ये वही बुजुर्ग है, ये वही शख्स है।
जो इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन वो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन घरों में कभी कभी किसी न किसी को वज़ू करता हुआ दिखाई दिया है। बस एक काम करना, हर जुमेरात को तुम जैसे ही मगरिब की अजान हो जाए कुछ अगरबत्तियां लेके उस कुएं के इर्द गिर्द अगरबत्तियां लगा दिया करो और वहां जाने से पहले अस्सलामु अलैकुम कहा करो। सलाम करने के बाद अगरबत्तियां लगाओ और वहां से आ जाया करो। बस इतना कर लिया करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो किसी को तंग नहीं करता। वालिद साहब ने कहा ठीक है। जैसे मैंने आपको एक पहले कहानी सुनाई सहारनपुर की, सहारनपुर में दो ऐसे वाकयात के जो मरने के बाद नया वजूद लेके इस दुनिया में आए। एक वो बच्चा जो 3 साल की उम्र में बोलना शुरू हो गया और एक वो बच्चा जो कहता है मैं मरने के बाद मेरी रूह वहाँ नहीं गई, मैं घर की छत पे ही रहता रहा हूँ और उसके बाद मैं दूसरे गांव पहुँचा हूँ ट्रैक्टर के ज़रिए और कैसे किसी की कोख में चला गया हूँ ये मुझे नहीं पता, फिर मैंने नया जन्म लिया है। तो वो जहाँ नए जन्म की कहानी आप लोगों ने सुनी, तो ये भी एक ऐसा जन्म है जो शहीद हो गया है, इस दुनिया से चला गया है, जिसकी रूह ने उसके वजूद को छोड़ दिया है, लेकिन वो अब आता है, वज़ू करता है। वो बुज़ुर्ग बता रहे थे। तो एंड में आपको बताऊंगा उस जन्म में और इस जन्म में क्या फ़र्क है। वालिद साहब ने ऐसा ही किया, वालदा को भी बता दिया कि हर जुमेरात को यहाँ पे अगरबत्ती जलानी है। वो अगरबत्तियाँ ले आए। जैसे ही जुमेरात मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, वालिद साहब ने अज़ान हुई, नमाज़ पढ़ी, तो वहीं गए, अगरबत्तियाँ लगाईं और बोले अस्सलामु अलैकुम और वहाँ से वापस आ गए। अगरबत्तियाँ जलती रहीं, बुझ गईं। इसी तरह अब वक्त गुजरता रहा, हम रहते रहे और वालदा हर जुमेरात को याद कराती वालिद को कि आज जुमेरात है, आपने अगरबत्ती जलानी है। और वालिद साहब जाते माचिस लेके, अगरबत्ती लेके वहाँ पे जला के आ जाते। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वालिद साहब को 1-1.5 हफ्ते के लिए अपने साहब के साथ कहीं ऐसी जगह पे जाना था कि वो 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता वापस नहीं आ सकते थे और दरमियान में जुमेरात भी आना था। वालिद साहब ने मेरी वालदा से कहा, सदाम कहते हैं मैं जा रहा हूँ और पीछे जुमेरात आएगी, सदाम बहुत छोटा है, बड़ी जो बच्चियाँ हैं उन दोनों से कहना वो साथ वाले उस क्वार्टर में चली जाएंगी और कुएं के ऊपर अगरबत्तियाँ जलाएंगी और अगरबत्तियाँ जलाने के बाद वहाँ पे सलाम करेंगी, वापस आ जाएंगी। वालदा ने कहा ठीक है। जैसे जुमेरात आई, वालदा ने दोनों बेटियों से कहा जो बड़ी थी, जाओ इस तरह सलाम करके अगरबत्तियाँ जला के आओ। वो दोनों बच्चियाँ अगरबत्तियाँ लेके गईं। अब मगरिब के टाइम अंधेरा हो चुका होता है। मगरिब की अजान होती ही उस वक्त है जिस वक्त सूरज गरूब हो जाता है। हर किसी को पता है, लेकिन मेरी कहानी सुनने वाले पूरी दुनिया से हैं, तमाम मज़ाहिब के लोग होते हैं, इसलिए मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। वरना कुछ लोग लिखते हैं जी मदर साहब हमें पता है मगरिब किस वक्त होती है। ये आपको लोगों के लिए नहीं होती जिनको पता होता है, ये उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ जिनको नहीं पता होता। सूरज गरूब हो गया, मगरिब की अजान हुई, नमाज पढ़ ली, तो माँ ने बेटियों से कहा जाओ जला के आ जाओ। और दोनों बच्चियाँ अब चलती हुई उन टूटे हुए क्वार्टर के अंदर दाखिल हुई जहाँ हर तरफ अब अंधेरा था। उन्होंने ठक करके माचिस की तीली जलाई। उस तीली की रोशनी में उस अंधेरे में डूबे हुए टूटे फूटे खंडर के अंदर रोशनी हो गई। उन दोनों को डर सा लगा। उन्होंने 4-5 जल्दी से अगरबत्तियाँ निकाली, फिर से एक नई माचिस की तीली जलाई और उनको आग लगानी शुरू कर दी। अगरबत्तियाँ जब जल गईं, वो फूंके मारती रहीं और जिस वक्त बिल्कुल उनसे क्लियर धुआं निकलना शुरू हो गया तो उन्होंने वो अगरबत्तियाँ वहीं पे लगाईं और जिस तरह वालदा ने समझाया था तो वो बोली अस्सलामु अलैकुम। जैसे ही उनके मुंह से ये जुमला अदा हुआ तो उसी वक्त वो जो खामोशी में डूबा हुआ टूटा हुआ खंडर नुमा क्वार्टर था उसके अंदर से क्लियर भारे भरकम मर्दाना आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम। तो उन बच्चियों के हाथ से वो माचिस एकदम से गिर गई और उनके मुंह से एक छोटी सी
झटका निकला और एक बच्ची के मुंह से चीख निकल गई। माचिस वहीं पे गिराई और दोनों ने दौड़ लगा दी। भागती हुई साथ ही तो घर था, मालदा तक पहुंची तो वालदा ने कहा क्या हुआ, तो वो बोली हमने जाते ही देख लिया था, वो तो वीरान है, टूटा हुआ है, अंदर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने सलाम किया है तो किसी ने वालेकुम अस्सलाम कहा है और दोनों ने क्लियर सुना है। तो वालदा ने कहा इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो अल्लाह की नेक हस्ती है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, उन्होंने तुम्हारे सलाम का ही जवाब दिया है, तो बच्चे इसमें घबराने की क्या बात है। वक्त इसी तरह गुजरता रहा कि उस दौर में नया टीवी आ गया, कलर टेलीविज़न। वाले साहब घर के अंदर टीवी लेके आए और जिस कमरे में वाले साहब, वालदा और छोटी बहन थी, उसको छोड़ के जो दूसरा कमरा जिसमें बहनें और मैं सोता था, उस कमरे के अंदर टीवी को रख दिया गया। यूं घर वाले टीवी देखते और सो जाते। अक्सर ऐसा होता कि मेरी बहनें, मैं भी सो जाता, मेरी छोटी बहन वालदैन के साथ सोती थी, मैं सो जाता। मुझसे जो बड़ी 3 बहनें थीं उनमें से अक्सर 2 सो जाती, एक बहन को ज़्यादा टीवी देखने की आवाज़ थी, टीवी देखने की आदत थी, वो देखती रहती रात को, और जब रात को ट्रांसमिशन बंद हो जाती तब वो टीवी बंद कर देती। ऐसी एक शाम सारे घर वाले बैठे, सबने ड्रामा देखा, टीवी देखी। ड्रामे के बाद वाले साहब 9 बजे खबरें लगती थीं, वाले साहब ने बैठ के सारी खबरें सुनी और ख़बरें सुनने के बाद वाले साहब अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता सबको नींद आ रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता सोना शुरू हो गए। एक मेरी सिस्टर जो अभी तक टीवी देख रही थी लेटी हुई, शायद टीवी की आवाज़ थी, वाले साहब डिस्टर्ब हुए, उनको शायद नींद नहीं आई टीवी की वजह से कि अभी तक टीवी चल रहा है। वैसे तो वो सो जाते थे और गहरी नींद सोते थे, लेकिन शायद टीवी की वजह से उनकी आंख खुल गई या क्या हुआ, तो वो अपने कमरे से उठे और चलते हुए कमरे में आ गए। आते ही उन्होंने बटन, जिस तरह मैंने ये ऑफ किया है, उन्होंने टीवी का बटन ऑफ किया और बेटी से बोले बहुत देर हो गई है, बस करो, अब सो जाओ, वरना सुबह नमाज के लिए तुम्हारी आंख नहीं खुलेगी, चलो चाबच सो जाओ। और उसके बाद वो चले गए। उसने भी कहा वाले साहब ने कह दिया तो वो तो ऐसा नहीं हो सकता था कि उसके बाद भी वो टीवी देखती रहती। वो भी लेटी अपने बिस्तर पे और सो गई। सुबह जब वो उठी है, नाश्ते के ऊपर वाले साहब भी बैठे थे, सब बैठे थे, बातें करते रहे थे। ऐसे बातें करते करते ये अब कोई अहम या कोई ज़रूरी बात तो नहीं थी कि इसको वो डिस्कस करती। तो वाले साहब ने वैसे कुदरती पूछा कि तुम कब रात सोई हो। उसके दिमाग में तो कोई नॉर्मल सी बात थी, उसने कोई बात ही नहीं की। तो वाले साहब ने कहा, उसने कहा मैं इतने बजे सो गई थी, मैं इतने बजे। तुम कब सोई हो? उसने कहा अब्बा मैं उस वक्त सोई हूँ जब आपने आके टीवी बंद किया, तो मैं फिर सो गई हूँ। एकदम चौंकी और कहा मैंने टीवी बंद किया, क्या मतलब? उन्हें कहा आप आए थे ना रात और कहा कि बस बहुत देर हो गई है, टीवी का स्विच आपने बंद किया, और कहा बहुत देर हो गई, वरना सुबह नमाज के लिए तुम्हारी आंख नहीं खुलेगी, सो जाओ। अब्बा एकदम चौंके और कहते हैं नहीं, मैं तो रात नहीं आया तुम्हारे कमरे में, ना ही मैंने टीवी बंद किया। तो एकदम चौंके कहते हैं अब्बा क्या बात कर रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं बेटा मैं नहीं डरा रहा। उन्होंने कहा आप ही तो थे, ये कैसे हो सकता है? आपने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, चेहरा आपका था, बाल आपके थे, कदो कामत आपकी थी, जिसामत आपकी थी, लहजा आपका था, आवाज़ आपकी थी, तो मैं कैसे कहूँ कि वो कोई और था? वो आप ही थे। ये कैसे हो सकता है मैं आपको ना पहचानूं? आप नींद में तो नहीं आए थे अब्बा? वो अब ये कंफ्यूज हो रही है, शायद बाप नींद में था और उसको याद नहीं है। बाप समझ चुका है मैं नहीं आया, कोई और आया है, मेरे रूप धार के, मेरे वजूद का साइज़ बना के, मेरा चेहरा भी उसी तरह का बना के कि बच्ची को बाप लगे कि बाप ने आके टीवी बंद की है, लेकिन टीवी बंद करने वाला बाप नहीं, कोई और था। उसने कहा अब्बा मुझे लगता है आप नींद में थे और आप आए हैं और आपने टीवी बंद किया, आपको याद नहीं है। क्योंकि मुझे अच्छी तरीके याद है, आपने ही जिस तरह सफ़ेद शलवार कमीज़ जिस तरह पहने होते हैं वही पहनी हुई थी, वही आपका कद था, उसी तरह बाल थे। अब आप जब बोले हैं तो कैसे हो सकता है मैं आंखें बंद करके आपकी आवाज़ को पहचान सकती हूँ? आप ही थे। तो अब्बा ने कहा बेटा टीवी ज़रूर देखा करो, लेकिन
इतनी लेट नाइट नहीं, क्योंकि वो रात को मैं नहीं आया था। ये बात सही है, तुमने जिसको देखा है वो मेरा ही वजूद था, मेरा ही रूप था, मेरी ही आवाज़ थी, लेकिन बेटा वो मैं नहीं था। मैं अब इतना भी नहीं हूँ कि जाऊँ नींद में सो जाऊँ और नींद में आके बंद कर जाऊँ, मुझे सब याद होता है, मैं नहीं था। तो एकदम मेरी बहन और दूसरी बहन भी डर गई। तो अगर अब्बा नहीं था तो वो कौन था? और नाश्ते के बाद जब अब्बा चला गया तो वालदा से पूछा कि अब अम्मा फिर वो कौन था जिसने टीवी आके बंद किया? तो वालदा ने कहा वही जिसने तुम्हारे सलाम का जवाब दिया था, वालेकुम अस्सलाम। वही तुम्हारे अब्बा के रूप में आया था तुम्हें ये कहने के लिए कि ज़्यादा लेट तक टीवी मत देखा करो वरना नमाज के लिए आंख नहीं खुलेगी। बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नमाज के लिए तो वो कहने आए थे, तो अच्छा किया ना वो तुम्हारे अब्बा के रूप में आए ताकि तुम डरो ना। तो डरना नहीं है, ये अल्लाह के नेक लोग होते हैं, ये भी अल्लाह की मखलूक है। खैर वो समझ गई। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। कुछ अरसे बाद जिस बहन पहले टीवी देख रही थी अब वो अपना जल्दी सो जाती थी, तो एक रात उसी तरह सब ने टीवी देखा, ड्रामा देखा, उसके बाद ख़बरें सुनी, वाले साहब सोने के लिए चले गए। और एक और सिस्टर जो बड़ी से छोटी थी, उनको नींद नहीं आ रही थी, उन्होंने टीवी लगा ली, आवाज़ कम रखी कि वाले साहब दूसरे कमरे में सो रहे हैं और डिस्टर्ब ना हो, आवाज़ कम रखी और वो टीवी देख रही थी। रात की खामोशी के अंदर सिर्फ एक टीवी की आवाज़ थी जो सुनाई दे रही थी। और टीवी का दौर भी कितना खूबसूरत दौर था। एक एंटीना होता था, 3 लोग उस एंटीने को सेट करते थे। एक छत पे चढ़ के एंटीने को दोनों हाथों से पकड़ के रखता था इंतज़ार में कि नीचे जो कनेक्टिविटी बनाने के लिए दरमियान में मौजूद होता था उसकी तरफ पूछता था हाँ अब बताओ, और वो जो दरमियान में होता था वो अंदर जो कमरे में मौजूद उससे पूछता था हाँ क्लियर हुआ। फिर जो अंदर कमरे में टीवी के सामने मौजूद होता था वो देख के कहता था नहीं और घुमाओ। वो बाहर वाले को कहता, बाहर खड़ा हुआ ऊपर वाले की तरफ देख के कहता थोड़ा सा और घुमाओ अभी क्लियर नहीं हुआ। और इस तरीके एक एंटीना ठीक होता था और एंटीने का रुख जब बिल्कुल हाँ यहाँ बिल्कुल क्लियर है उसको अच्छी तरीके वहाँ पे बांध दिया जाता था कि हिले ना। सब घर वाले एक ही टीवी के सामने बैठ के देखते थे। बच्चों के लिए कार्टून, बड़ों के लिए ख़बरें, ड्रामा, सब के लिए पाकीज़ा ड्रामा ऐसा जो फैमिली के साथ बैठ के आप इंजॉय करते थे। कोई ऐसी बात नहीं हो सकती थी कि फैमिली बैठ के ना देख सके। टीवी शुरू होता था तो तमाम प्रोग्राम इस तरतीब से दिखाए जाते थे कि ये बच्चों का टाइम है, ये बड़ों का टाइम है, ये बुज़ुर्गों का टाइम है, ये फैमिली का टाइम है। और वो मोहब्बतों का सबसे खूबसूरत टाइम था। खैर छोटी बहन मेरी टीवी देख रही थी, उसको नींद नहीं आ रही थी, आवाज़ उसने कम रखी हुई थी कि अब्बा जैसे ही कमरे में दाखिल हुए आते ही वही अब्बा का लिबास, वही शलवार कमीज़, वही अब्बा का चेहरा, वही अब्बा के बाल। आते ही उन्होंने स्विच को ऑफ कर दिया और जैसे ही स्विच को ऑफ कर दिया वो उसी वक्त समझ गई ये मेरा अब्बा नहीं है, क्योंकि उसने सुन रखा था पहले इस घर में एक वाकया हो चुका है। अब्बा के रूप धारे कोई आया था और उसने जैसे ही देखा वो अंदर दाखिल हुआ, आते ही उसने अब्बा के रूप में टीवी के स्विच को ऑफ किया तो वो एकदम से डर गई इस अंदाज में कि उसने बता दिया, डर के दिखा दिया अपने आप को कि मैं डर चुकी हूँ और मुझे पता लग गया है तुम मेरे अब्बा नहीं हो, तुम मेरे अब्बा का रूप धारे हुए कोई और हो। और उसने भी जैसे टीवी का स्विच ऑफ किया मुड़ा बेटी की तरफ देखने के लिए जैसे वो बाप बना हुआ था और तुम मेरी बेटी हो, लेकिन उसने देखा कि वो पहचान गई है इसके बावजूद कि मैंने उसके बाप का रूप धार रखा है, लेकिन वो फिर भी डर गई है और इस अंदाज में कांप रही है कि ये अब्बा नहीं है। तो उसी वक्त वहीं पे खड़े खड़े वो कहती है मैंने क्लियर देखा कि उसका वजूद आहिस्ता 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 ऊंचा होना शुरू हो गया और ऊंचा होते होते उसका कद बढ़ता जा रहा है और उसका कद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मेरे देखते ही देखते उसका कद इतना ऊंचा हो गया कि उसका सर छत से जाके लगा। ना सिर्फ छत से जाके उसका सर टच हुआ कि मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते उसका सर छत के अंदर दाखिल होना शुरू हो गया। इस अंदाज में उसका सर छत के अंदर गायब होता जा रहा था, गायब होता जा रहा था कि उसका पूरा सर छत के अंदर गायब हो गया। यहाँ तक कि उसके जो कंधे थे अब वो छत को लगना शुरू हो गए थे और उसके कंधे भी
कमरे की छत के अंदर गायब होते जा रहे थे। वो वजूद इतना लंबा होता जा रहा था कि अब कंधे भी उस छत के अंदर दाखिल हो गए थे और अभी तक वो अंदर दाखिल होता जा रहा था कि वो एकदम इतना डर गई कि उसके मुंह से एक चीख निकल गई। ऐसी चीख जो शदीद ऊंची नहीं थी, बिल्कुल हल्की सी थी, लेकिन उस चीख को सुन के ही अंदाज़ा होता था कि वो शदीद डरी हुई है। उसके मुंह से एक खौफ की वजह से हल्की सी चीख निकल गई है और उसी वक्त उस चीख के बाद उसने देखा वो जो आधा उस छत के अंदर दाखिल हो चुका था वहीं पे ही वो गायब हो गया। लेकिन बच्ची रात सारी सो नहीं सकी, बेटी रात सारी डिस्टर्ब रही और सुबह जब माँ उसके बिस्तर पे उसको जगाने के लिए आई तो उसकी आंखें लाल थी, वो रात सारी जागती रही थी, खौफजदा रही थी। इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि किसी को बता सके, जगा सके। और माँ ने जब उसको जगाने के लिए हाथ रखा तो एकदम उसने माँ की तरफ देखा, आंखें लाल, और माँ ने माथे पे हाथ रखा तो उसका जिस्म बुखार में तप रहा था। रात से ही खौफजदा होकर उसको बुखार हो गया था। माँ ने फ़ौरन पूछा क्या हुआ। उसने सारी बात माँ को बताई कि ये हुआ है। फौरी तौर पे उसका डॉक्टर के पास लेके गए। माँ पढ़ के उसके ऊपर दम करती रही और फिर 2-3 दिन के बाद जाके वो सिस्टर ठीक हुई। उसके बाद जो नेक्स्ट वाकया हुआ वो मेरे साथ हुआ। वालिदा हमें सुबह सुबह उठाती थी, साथ ही पास ही मस्जिद थी, हम वहाँ पे जाते थे, वाले साहब भी, मैं भी अक्सर वहीं पे नमाज पढ़ते थे। मुझे जब वालिदा जगा देती थी तो मैं उठता था, वाले साहब अगर नहीं होते थे तो मैं अकेला उठता था, वज़ू करता था, घर से वज़ू करके चलता हुआ मस्जिद तक पहुँचता था, नमाज पढ़ता था और नमाज पढ़ने के बाद वापस घर आता था और आके सो जाता, या अगर स्कूल जाना होता उसकी तैयारी शारी में लगना शुरू हो जाता। ये एक छुट्टी का दिन था, वाले साहब घर पे नहीं थे। वालिदा ने आके मुझे जगाया कि उठ जाओ बेटा सदाम, फजर की नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लो। मैंने कहा ठीक है अम्मी। ऐसी शदीद नींद आ रही थी, वैसे भी आज स्कूल नहीं जाना था, छुट्टी का दिन था, अब्बा घर में नहीं था, तो मेरा दिल किया कि मैं सो जाऊं। वालिदा आके जब दोबारा जगाएंगी तब जाऊंगा, तो मैं वहीं पे सो गया। वालिदा शायद यही समझी कि मैं वज़ू करके नमाज़ पढ़ने चला गया हूँ। वो भी मुझे जगाने के लिए नहीं आई, अपने कमरे में नमाज़ पढ़ने में, वज़ू करके अपने कमरे में नमाज़ पढ़ने में लग गई। नमाज का टाइम गुजर गया, मैं सोया रहा, तकरीबन 1.5 घंटा और गुजर गया, 1.5-2 घंटे गुजर गए। तो वालिदा कमरे में आई, मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था, मुझे आकर उन्होंने जगाया और मुझे कहती हैं सदाम नमाज नहीं पढ़ी। मैंने फ़ौरन आंखें खोलती कहा अम्मी पढ़ ली है, मैं नमाज पढ़ आया था। फिर आके मैं लेट गया। अच्छा, कहती हैं ठीक है बेटा। अम्मी ये कह के कमरे से बाहर निकली हैं। कमरे में मेरी बहनें भी मौजूद थीं और मैं इस अंदाज में चारपाई पे लेटा था कि उस वक्त लेटे लेटे मैंने अंगड़ाई ली और मेरा एक हाथ जो था वो चारपाई से नीचे जैसे लटक नहीं जाता ऐसे हाथ, मेरा हाथ ऐसे चारपाई के नीचे से लटक गया। जैसे ही मेरा हाथ वो चारपाई के नीचे लटका तो उसी वक्त एक जोरदार जनाटेदार ठा करके मुझे थप्पड़ मारा गया मेरे हाथ पे। वो इतना जोरदार थप्पड़ था कि मेरे मुंह से जोरदार थप्पड़ पड़ते ही जोर से चीख निकल गई और उस थप्पड़ की आवाज़ कमरे में मौजूद मेरी दोनों बहनों ने भी सुनी और मेरी वालिदा बाहर जो जा चुकी थी उन्होंने भी क्लियर थप्पड़ की आवाज़ सुन ली और उसी वक्त वो सीधी कमरे में आई, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने थप्पड़ की आवाज़ सुनी थी बल्कि मेरी चीख भी सुन ली थी। और आते ही मेरी बहनों से बोली किसने मारा इसको, क्या हुआ है, क्योंकि वो समझी थी कि बहनों में से किसने इसको मारा है, क्योंकि वो चीख मेरी थी कमरे में। तो वो कहती है नहीं अम्मी हमने नहीं मारा। तो मुझे पूछती है किसने मारा है। मैं कहा अम्मी पता नहीं, मैंने हाथ ऐसे नीचे किया था तो किसने चारपाई के नीचे से मारा है। अम्मी भी एकदम चौंक गई हैं। तो अम्मी बैठ गई और नीचे देखना शुरू हो गई। कहती है नीचे तो कोई भी नहीं, और मैंने भी नीचे झांक के देखा, नीचे कोई भी नहीं था। लेकिन मुझे थप्पड़ जब पड़ा था तो मुझे उसी वक्त अंदाज़ा हो गया कि मैंने झूठ बोला है और उस बुज़ुर्ग ने, उस इबादत गुजार शख्स ने मुझे थप्पड़ मारा था। वो आज भी थप्पड़ मुझे याद है, बड़ा ज़ोरदार थप्पड़ था
कि झूठ क्यों बोला, तुमने नमाज नहीं पढ़ी और तुमने झूठ बोल दिया। वो जो हमारे घर में आता था, वज़ू करता था, उसकी रूटीन अक्सर ऐसी रही। उसके बाद भी वो कई दफ़ा आता था, वालदा को महसूस होता था, लेकिन वालदा इधर उधर हो जाती थी कि अगर वज़ू कर रहा है, उसने नमाज़ पढ़नी है, क्योंकि जिस घर में खंडर था, जहाँ पे उसका वजूद दफन था और उसकी अरवाह आके, उसका हमजाद आके नमाज के लिए वज़ू करता था, तो वहाँ पे पानी नहीं था, तो इसलिए हमारे घर आ जाता था। तो माँ वालदा इस बात को समझती थी, इसलिए उधर उधर हो जाती थी कि वो वज़ू कर ले, उसके बाद फिर मैं अपना वज़ू करूँगी या काम काज करूँगी। उन्हीं दिनों में जो एक सबसे अहम वाक़या हमारे उस घर में हुआ था, वही क्वार्टर जिसके साथ एक खंडर था, जहाँ पे अक्सर वाले साहब जहाँ बाहर चले जाते थे, तो सदाम कहता है कभी मैं साथ होता, कभी मेरी बहनें साथ होती, और अक्सर हम उस कुएं पे जाके अगरबत्तियाँ जलाते थे, और अगरबत्तियाँ जलाने के बाद हम कहते थे अस्सलामु अलैकुम। तो कई दफ़ा वहाँ पे खामोशी और कई दफ़ा वहाँ पे वालेकुम अस्सलाम, एक क्लियर वालेकुम अस्सलाम का जवाब आता था। और फिर हम आदी हो गए थे, वालेकुम अस्सलाम का हम जवाब सुनते थे, डरते नहीं थे, भागते नहीं थे, और कई दफ़ा हम अस्सलाम वालेकुम कहते और आगे बिल्कुल खामोशी रहती थी। उन्हीं दिनों में वाले साहब ने, हमारी वालदा जब यहाँ पे आ गई थी, हम छोटे छोटे थे, तो हमारे वालिद ने एक और भी शादी की थी, उनको कहीं और रखा हुआ था। लेकिन वाले साहब जो अपनी तनख्वाह होती थी वो अम्मी के पास भिजवा देते थे, लेकिन उस तनख्वाह में कुछ ऐसी बरकत आ गई थी कि 1 साल तक हमारे वाले साहब हमारे घर नहीं आए। लेकिन बाकायदगी से हर महीने वो तनख्वाह अपनी भिजवा देते थे। लेकिन तनख्वाह क्या आती थी, ऐसी बरकत थी उस तनख्वाह के अंदर कि हमारे पास इतना पैसा होता था कि वालदा खर्च करती, लेकिन पैसा खर्च नहीं होता था, ख़त्म नहीं होता था। वो जितना भी खर्च करती पैसा फिर और बढ़ जाता। वो कहती कितना बरकत है इस पैसे में, मैं जितना खर्च करती हूँ लेकिन पैसे ख़त्म नहीं होते। हमारे पास पैसे की रेल पेल हो गई थी, जैसे कहते हैं वाफिर मिकदार में पैसा ज़रूरतों के लिए। ऐसा नहीं कि मतलब गाड़ी घर बंगला और अमीर कबीर हो जाए, इंसानी ज़रूरतों के लिए, खाने पीने के लिए, बच्चों के लिए, स्कूलिंग के लिए, जो एक सामान चाहिए होता है ज़िंदगी में, ग्रॉसरी ये वो, उसके लिए इतना वाफिर था कि वालदा बचा भी लेती थी। लेकिन वाले साहब जो दूसरी हमारी वालदा थी, उनके पास रहते 1 साल तक घर नहीं आए। 2007 में वो रिटायर होने वाले थे, तो 2006 में वो एक दफ़ा घर आए। 1 साल बाद, तकरीबन 1 साल बाद घर के अंदर दाखिल हुए। उनके साथ क्या वाक़या पेश आया उन्होंने किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके बाद वो मुस्तकिल घर आना शुरू हो गए और घर ही बाकायदगी से आते रहे। और जब रिटायर हो गए तो उसके बाद हमने वो घर छोड़ना था, और उसके बाद फिर वो हमने घर छोड़ दिया। तो उसके छोड़ने के कुछ अरसे बाद उन्होंने बताया था कि वालिद साहब के साथ क्या वाक़या पेश आया था। जब वो 1 साल तक इस घर में नहीं आते रहे थे, और जब एक दिन वो 1 साल बाद इस घर में दाखिल हुए थे, तो किसी ने वालिद साहब को जैसे आगे गिरेबान से पकड़ा जाता है, ऐसे यानी हाथ आपके शर्ट पे जाता है और मुट्ठी आप बंद कर लेते हैं, ऐसे ही किसी ने उनको कमीज़ से पीछे पकड़ के झटका दिया था और ज़ोरदार कमर पे थप्पड़ मारा था। फौजी बंदे थे, डरने वाले तो नहीं थे, सख्त जान थे, लेकिन जिस अंदाज में घर में दाखिल होते ही किसी ने शाम के टाइम उनको पीछे से पकड़ के ज़ोरदार थप्पड़ मारा था, वो एकदम मुड़े तो पीछे उसी हस्ती को उन्होंने खड़े देखा था जो उस वक्त बिल्कुल उनका रूप धारे हुए था। मेरे वालिद साहब का नहीं, अपने ख़ास रूप में। बच्चों को वो जब भी नज़र आता था तो वो वालिद साहब के रूप में,
लेकिन आज वो अपने असली रूप में मौजूद था। और वो वालिद साहब से मुखातिब हुआ, ऐ जालिम इंसान, तेरी बीवी को मैंने अपनी बहन बना लिया है और वो बच्चों को सर पे मैंने हाथ रख लिया है। तेरे पीछे मैंने कभी उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, उनके पास वाफिर पैसा था। उसको बहन और उसको मैंने भांजे भांजियां बना लिया था। तू 1 साल तक नहीं आया, तूने मुड़ के उनकी खबर तक नहीं ली, सिर्फ थोड़े से पैसे भिजवा देता था। और थोड़े से पैसे भिजवा के तू समझता था कि तूने अपना फर्ज अदा कर दिया। तेरे बाद 1 साल तक पीछे मैं उनकी हिफाजत करता रहा हूं, उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करता रहा हूं, उनको महसूस नहीं होने दिया। लेकिन आज कान खोल के सुन ले, अगले साल तो रिटायर होने वाला है। आज के बाद तू रोज़ाना इस घर में आएगा, और अगर तूने ये फ्लैट छोड़ने, क्वार्टर छोड़ने की कोशिश की या तू ना आया, तो याद रखी मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे ऐसी सज़ा दूंगा तो याद रखेगा, क्योंकि वो जो मेरी बहन और मेरे भांजे भांजियाँ हैं, मैं उनसे बड़ा प्यार करता हूँ। वो बहुत अच्छी बहन है, एक अच्छी बीवी है, एक अच्छी बहन है, और वो बच्चे बहुत फर्माबरदार हैं। उसके बाद वाले साहब ऐसे डर गए उस थप्पड़ खाने के बाद कि वो फिर मुस्तकिल वो आते रहे, और जब तक रिटायरमेंट नहीं हुई वो रोज़ाना की बुनियाद पे आते थे, लेकिन किसी को बताया नहीं। और जब हमारी रिटायरमेंट हो गई, उनको क्वार्टर छोड़ना था, उन्हें क्वार्टर छोड़ दिया, तो उसके 2008 में हमें बताया था कि इस तरह वो हमारे सामने आ गया था। तो हमने पूछा वाले साहब से वो कैसा था। उन्होंने कहा नहीं, मेरा कद तकरीबन 5 फुट 7 इंच या 8 इंच है, वो मुझसे कद में थोड़ा सा लंबा है। सफ़ेद सा उसका चेहरा था, ऐसा चेहरा, उसका ऐसा वजूद जिसमें उसने सफ़ेद लंबा सा चूगा सा लंबा सा पहन रखा था, छोटी छोटी उसकी दाढ़ी थी, और उसका चेहरा ऐसे था कि चेहरा नज़र भी आ रहा था और चेहरे के आर पार भी नज़र आ रहा था। और उसका वजूद जिस तरह सामने खड़ा हुआ था, तो उसके वजूद के मैं आर पार भी देख रहा था, और उसके वजूद पे मौजूद कपड़ों को भी देख पा रहा था, उसकी शक्ल को भी क्लियर देख पा रहा था। और जिस वक्त मुझसे बात कर रहा था तो उसकी आवाज़ बहुत भारी भरकम थी, ऐसे लगता था जैसे दूर से आती हुई कोई आवाज़ हो। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, अगर आज के बाद तुम यहाँ पे ना आए और तुमने अपनी बच्ची और अपनी बीवी का ख्याल ना रखा, इस अंदाज में गरजदार उसकी आवाज़ थी। और उसका ने जो थप्पड़ मेरे कमर पे मारा था बहुत ज़ोरदार था, ऐसा हाथ था कि मुझे लग पता गया था, और उसने मुझे पकड़ के झंझोड़ दिया था। और जब मैंने उसे कहा था मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने रवैये की और आज के बाद मैं रोज़ाना घर आऊँगा, तो उसी वक्त वो मेरी आंखों के सामने गायब हो गया था। लेकिन जब मेरे सामने खड़ा था तो उसकी कमीज़, उसके कपड़े, उसके सब कुछ देखने के बावजूद उसके मैं आर पार देख रहा था, जैसे लगता था ट्रांसपेरेंट, जैसे शीशा होता है, ऐसा शीशा जिसके हम आर पार देख सकते हैं, लेकिन शीशा मौजूद भी होता है लेकिन फिर भी परली साइड सब कुछ क्लियर नज़र आ रही है। ऐसा ही उसका वजूद था, कपड़े सब कुछ नज़र आ रहे थे लेकिन परली साइड पे भी सब कुछ नज़र आ रहा था। फिर वो वहाँ से गायब हो गया। सलाम कहते हैं जब हम वहाँ से आ गए तो फिर हमारा उस क्वार्टर से, उस टूटे हुए खंडरनुमा क्वार्टर से जहाँ पे उस बुज़ुर्ग का बसेरा था, जहाँ हर जुमेरात को हम अगरबत्तियाँ जलाते थे और वो हमारे सलाम का जवाब देते थे, फिर दोबारा वहाँ कभी भी हम ना जा सके। फिर ज़िंदगी इस तरह हुई कि हर कोई अपने अपने ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया। उन्होंने कहा मदर भाई, अब ये वापस मैं आपको लेके आता हूँ और ये भी बताता हूँ, जैसे कि सहारनपुर की कहानी में मैंने आपको बताया कि इंसान मरा और उसकी आत्मा वहीं मौजूद रही और एक नया जन्म लेके एक नई कोख में एक नए माँ के पेट में उसने जन्म लिया। और सिर्फ वही एक प्रोसीजर जिसको वो माँ के पेट में दाखिल हुआ उसको वो याद नहीं, बाकी उसको सब याद था और उसने सब वाक़यात बताए। तो एक इंसान जो शहीद हो गया, उसके जिस्म से रूह ने
परवाज़ कर ली, तो फिर क्या वो उसकी रूह थी जो वहाँ आके नमाज़ पढ़ती थी, या वो उसका हमज़ाद था? इसमें मैं आपको सच्ची बात बताऊं, राय कायम की जा सकती है, कोई भी 100% इसका जवाब आपको इंसान नहीं दे सकता। उसकी रीज़न यही है, रूहें आला में बरज़ख में चली जाती हैं, ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन कुछ रूहें ऐसी होती हैं जो भटकती हैं, बेचैन होती हैं, वो अपने मरने पे इतनी रंजीदा होती हैं, बदला लेना चाहती हैं, गमज़दा दुखी होती हैं कि वो भटकती हैं, ये बात भी सही है। लेकिन उसका हमज़ाद, क्योंकि वो शहीद हुआ था, उसका हमज़ाद क्या मुसलमान हो गया था उसकी ज़िंदगी में? अगर उसकी ज़िंदगी में मुसलमान हो गया था, क्योंकि हमज़ाद मुसलमान नहीं होता, फिर तो वो उसका हमज़ाद है और वो नमाज वगैरह पढ़ रहा है। अगर, क्योंकि वो शहीद हमेशा ज़िंदा होता है, तो शहादत के बाद तो वो हमज़ाद को मुसलमान नहीं कर सकता, अपनी ज़िंदगी में इंसान कर सकता है ना, मरने के बाद आप अपने हमज़ाद को नहीं कर सकते। तो क्या फिर वो उसकी रूह है जो वहाँ पे ये बताती है कि शहीद ज़िंदा होता है और वो एक वजूद लेके वापस आता है और उसी तरह अपनी इबादत करता है, उसी तरह वज़ू करता है और अपना आप महसूस कराता है, ये कहने के लिए कि शहीद ज़िंदा होता है। लेकिन मैं इस पर राय कायम कर सकता हूँ, क्लियर बात है जवाब देना, लेकिन मैं फिर कहूँगा ये वो बातें हैं जिसका सही जवाब अल्लाह ताला ही जानते हैं, क्योंकि वो ज़ात जिसको रब्बे कायनात कहते हैं, वो उस रूह को भी वहाँ पे नमाज़ पढ़ा सकता है, वो उसके हमज़ाद को भी मुसलमान करके वहाँ पे नमाज़ पढ़ा सकता है। लेकिन ये याद रखिएगा, मेरा अभी तक का जो तजर्बा है, मैं मज़हब की इस वक्त बात नहीं कर रहा, मेरा मज़हब पे यकीन है, मेरा बिलीव है, मैं उसको मानता हूँ, लेकिन एक जुस्तजू, एक रिसर्च जो मैंने अभी तक की है, मरने के बाद ज़िंदगी आती है। हर इंसान की ना आती हो, लेकिन कुछ लोगों को मैंने जिस तरह के अभी तक वाक़यात सुने और पढ़े हैं कि मरने के बाद लगा है नया जन्म लिया है, ये बात सही है। 100% मैं नहीं ये कह रहा अपनी ये कि जी 100%, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं अभी तक जो मुशाहिदे करता जा रहा हूँ, क्योंकि इंसान मरते दम तक सीखता है, किसी की सुनी सुनाई बात को आगे कह देना बहुत आसान होता है, खुद क्या तजर्बा किया है। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं कि ज़िंदगी के बाद ज़िंदगी है, क्या है, कैसे है, क्यों है, ये मुश्किल है, लेकिन ज़िंदगी के बाद एक ज़िंदगी है। आलम बरज़ख में तो है, आखिरत में तो है, एक और जहां में तो है, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी के बाद ज़िंदगी है। मैं इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा तफसील के साथ। इस वक्त शॉर्ट से जुमले कह रहा हूँ, इसके ऊपर डिटेल से आपको बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया है। बुद्धा मज़हब में तो है यही, गौतम बुद्ध का जो मज़हब है उसमें तो है यही, वो जब उनका मर जाता है तो वो ढूंढते हैं, नया जन्म वो ले चुका है फ़लाँ मुल्क में, एक पूरी टीम है उनकी, और जाते हैं उसको ढूंढते हैं, उस अंदाज में उनको मिलता है और पूरी निशानियाँ उसमें मौजूद होती हैं। इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं, पूरी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, और वो वही होता है, फेक नहीं होता, लेकिन वो नया जन्म लेके आ चुका होता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं, इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा बड़ी डिटेल के साथ। आज मैंने एक छोटा सा माहौल क्रिएट किया, इसको अच्छा करूंगा। फर्स्ट डे था तो मैं जो भी मैं कर सका मैंने जल्दी बैठ के किया, लेकिन इंशाल्लाह इसको जल्द मैं इस तरह का करूंगा कि पीछे टोटल मेरा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, हॉरर सा एक बैकग्राउंड होगा और डार्क सी लाइट होगी, और उसके अंदर आप मुझे इंशाल्लाह देख सकेंगे। तो अगर ये भी अच्छा लगा, फ़िलहाल जो मैं कर सकता हूँ, अभी मैं सोर्सेज होते हैं, अभी मेरे फ़िलहाल सोर्सेज नहीं हैं, अगर ये आपको अच्छा लगा तो ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिखिएगा, क्या आज जिस अंदाज़ में मैंने स्टोरी सुनाई है इसी अंदाज़ में आपको अच्छी लगी है, इसी अंदाज़ में कंटिन्यू करूं फ़िलहाल, या जिस तरह अभी मैं फुल लाइट में आपके सामने हूं, फुल लाइट में ही आपके सामने शो करूं। ये मुझे आपकी राय दरकार है। अब कुछ लोग कहेंगे इसी को कंटिन्यू करें जिस तरह पहले कर रहे थे, और कुछ लोग कहेंगे नहीं जी आज का शो हमें अच्छा लगा, आप इसको कंटिन्यू करें। तो मैं देखूँगा जिनकी सबसे ज़्यादा राय होगी उनकी बात को सुनूँगा, क्योंकि दोनों राय देते हैं, अच्छी भी बुरी भी, मतलब बुरी तो नहीं है इसमें। कोई कहेंगे जी पुराना ठीक है, कोई कहेंगे नया रख लें, तो जो ज़्यादा राय कायम होगी उस पर करूँगा। और कल से फिर नॉर्मल अभी शुरू करूँगा कुछ दिन। रीज़न पहले फीडबैक ले लूँ, ये मैंने एडवांस में, मैंने शुरू में भी कहा एडवांस में रिकॉर्ड किया है, तो फीडबैक जब ये ऑन एयर होगा और उसके बाद आपके कमेंट्स आएंगे, पढ़ूँगा, उसके बाद फिर फैसला करूँगा। तो कल से फिर, कल भी रिकॉर्डिंग करनी है, परसों भी करनी है, उसके अगले दिन भी करनी है, तो ये भी नॉर्मल करूँगा। लेकिन जैसे ये वाला एपिसोड चल जाएगा और मुझे फीडबैक नीचे पढ़ने को मिल जाएगा, तो फौरी तौर पे उसी पे अमल करते हुए मैं जो आप कहेंगे पुराना या ये आज वाला ये स्टाइल में अपना लूँगा। तो आज की स्टोरी को भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और अगर आप लोग भी मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो इसका तरीका ज़रूर वो लोग देखें जो मुझे कहानी भेजना चाहते हैं। दो इसकी बातों का ख़ास ख्याल रखना है। एक,
आपने कहानी में अपना नाम, अपने शहर का नाम, गांव का नाम, मुल्क का नाम लाजमी बताना है। शुरू में बताना है जी मेरा नाम ये है, मेरे गांव का नाम ये है, मुल्क का नाम ये है, और उस कहानी में जितने भी किरदार हैं उनके नाम भी मुझे रियल ही बताने हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी का नाम बदलना है, फ़र्ज़ी करना है, तो आप आगे कह दीजिए जी ये वाला जो नाम है रियल तो ये नाम है, जिस तरह मैंने नाम रखा मजीद, ये फ़र्ज़ी नाम था। उन्होंने कहा जी मेरा नाम रियल रहने दीजिएगा, मेरे वाले साहब का नाम फ़र्ज़ी कर दीजिएगा। तो आप कहें जी मेरा नाम ये रखें, फ़र्ज़ी नाम आप ये रख लें, वो भी आप बता दें तो मैं फ़र्ज़ी रख लूँगा। एक दूसरा ख़ास ख्याल, आपने पहले कहानी एक दफ़ा भेज दी, दूसरी दफ़ा भेजने लगे हैं, तीसरी दफ़ा भेजने लगे हैं, हर दफ़ा आपने अपना तारुफ़ कराना है। हो सकता है पुरानी वॉइस है या लिखा हुआ डिलीट हो गया है, तो हर दफ़ा जब भी आप कहानी भेजेंगे अपना तारुफ़ फिर से हर कहानी में आप कराएंगे, मेरा नाम, शहर बताएंगे। एक दूसरी बात, आपने लिखी हुई कहानी को चाहे उर्दू में हो, रोमन में, उर्दू में हो या इंग्लिश में हो, आपने उसको सेंड कर देना मेरे व्हाट्सएप पे। सेंड कर दी, उसके बाद एक और दूसरा मैसेज लिखेंगे जिसमें आप लिखेंगे STORY स्टोरी लिख के आप उसको सेंड कर देंगे। और अगर वॉइस मैसेज आप रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो पहली वाली जो मैंने बात कही है वो सारा उस पर अमल करके वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दें। कोई बात भूल गए हैं तो छोटा सा नीचे एक और वॉइस मैसेज कर दें, लेकिन सबसे लास्ट में उसमें भी आपने STORY स्टोरी लाजमी लिखना है और इसको भेजना है। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +9231366550। मैं एक से फिर बोलूँगा +9231366550। उर्दू में इसको पढ़ेंगे +923136535550। आज की हॉरर स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।